आज हम जुडिशियल एक्टिविज्म आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे, क्वेश्चन फॉर्म में भी बता देंगे, यानी कि उसी के अंदर आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। इसको पहले चला लेता हूं मैं, अरे इसको चलाया ही नहीं मैंने, ठीक है, समझ गए ना। तो जुडिशियल जो एक्टिविज्म है उसी में आपको प्रीलिम्स टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके कंसेप्ट समझने में हेल्प मिल जाएगी, और मुख्य परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो तो हम बता ही रहे हैं उसको, ठीक है। जो हम आपको थोड़े ऐसे क्वेश्चंस बताते हैं, जैसे देखो यार कुछ तो फैक्ट है ही, अब जैसे आर्टिकल 124 एक फैक्ट है ही, लेकिन अगर हम कहें जुडिशियल एक्टिविस्ट या सुप्रीम कोर्ट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थान है, किस तरह से वो भारतीय संविधान में गार्जियन का भूमिका निभाता है, तो यह सब चीज बिना फैक्ट तो है ही उसमें। आर्टिकल 13 से लेकर के आप 368 तक भी जाएंगे, 254 की बात करेंगे, 246 की बात करेंगे, 132 की बात करेंगे, जो उसको गार्जियन होने को एक प्रकार से परिभाषित करता है, वो तो फैक्ट है ही, बट आपको कंसेप्चुअल कैसे कलेक्टिव आप बिहेवियर करेंगे, आपको भी तो कलेक्टिव बिहेवियर करना पड़ता है ना, क्यों? कहाँ गया इसका पेन, कहाँ गया? क्या खुल जाता है यार, ये क्या खुल जाता है? नहीं, कहाँ है? ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एज पर देखेंगे तो इसमें एक्टिविज्म वगैरह है कि नहीं वो सब छोड़ दीजिए, बट जो इसका पूरा सिस्टम है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। चलो लिखते हैं जरा, एक क्वेश्चन के रूप में पहले लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अ, कहाँ गए, और व्हाट इज द मीन्स ऑफ मीन्ट भी बोल सकते हैं, MENT, है ना, मीन्ड बाई जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक। आगे लिखें, इवेल्युएट इट्स रोल इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति। वैसे थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इसमें एक शब्द, इवेल्युएट इट्स रोल इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। भारत की राजनीति के प्रचालन में, ऑपरेशन के संदर्भ में उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है जो एक्टिविज्म है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म से है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में देखें, इसको पहले हम खोल लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को तोड़ दीजिए, क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को पहले आप डिवाइड करो कि डिमांड क्या है। हमेशा दिमाग में रखो, जैसे आपके घर में अगरबत्ती नहीं है तो डिमांड किसकी होगी, मोमबत्ती की, अगरबत्ती की? अगरबत्ती की। तो डिमांड बिल्कुल, जब बाजार आप जाते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि आप क्या लेने जा रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन लिखते समय आपका कंसेप्चुअल बिहेवियर नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपका कंसेप्ट उतना बेटर है नहीं, यानी बाजार जैसे चलो यार चलते हैं वाली थ्योरी के, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाजार में हमको करना क्या है। तो अगरबत्ती घटी है तो दिमाग में मोमबत्ती नहीं आनी चाहिए। अगर आप चीनी लेने गए हैं
तो दिमाग में आलू प्याज घूमता रहेगा तो चीनी छूट जाएगी। तो जब कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आप तोड़ दें कि क्या क्या मांग रहा है। जैसे सामान की लिस्ट बनाते हैं वैसे क्वेश्चन की लिस्ट बना दीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या है। सिंपल सी बात है, हमने कहा नदियों के नाम बताओ, तो तुम नदी ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं रटोगे ना। हिमालय की नदी देखो, हिमालयी नदी, या गंगा के जो अपवाह तंत्र है, सिंधु का देखोगे, ब्रह्मपुत्रा का देखोगे, उनकी सहायक नदियां देखो, ऐसे किश्तवार देखोगे ना कि अनाप शनाप कभी नर्मदा, कभी कृष्णा, तो कभी गंगा, तो कभी कावेरी, ऐसे नाम लेते रहोगे। आप उसको डिवाइड करोगे ना, क्यों? आप उसको डिवाइड करके तब डेरिवेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप पर्टिकुलर कोई चीज छूटेगा नहीं। जैसे आपको कमरे में झाड़ू लगाना, एक कोने से लगाई, कभी इधर झाड़ू मारा, कभी उधर, कैसे साफ होगा? तो आप लोगों को जनरली जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी नहीं है कहेंगे, कि जो विद्यार्थी आमतौर पे कुछ सीरियस स्टूडेंट छोड़ दिए जो गलती करते हैं, वो ये करते हैं प्रश्न एग्जाम में देखते हैं वहीं लिखते हैं, जबकि आपको पहले उसको तोड़-फोड़ कर लेना चाहिए। और तोड़-फोड़ कैसे करेंगे? तोड़-फोड़ करेंगे इस तरह। क्यों? तोड़-फोड़ आपको ऐसे करना है। क्या क्वेश्चन हमने बताया? व्हाट इज अ, हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या अर्थ है ना? जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ पूछ रहा है, यानी इसको बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, है ना? अगर हम इसको सबसे पहले हमको क्या समझना है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है ना? यानी कि हम इसको न्यायिक सक्रियता, अब जानते हैं, अगर हम जानते हैं न्यायिक सक्रियता, तभी तो हम बताएंगे। क्यों भाई? तो अर्थ बताओ उसका, सीधा सीधा, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, सीधा उसका अर्थ बताओ। इसका मतलब पहले आप इसको जब पढ़ लेंगे तो इसके कंसेप्ट से जो रूबरू हो जाएंगे, तो आप अपने शब्दों में इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर बात कह देंगे। यही करना है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंडिया की पॉलिटिक्स को चलाने में, है ना, इसका क्या रोल है? यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया की भारतीय राजनीति को चलाने में क्या भूमिका अदा करता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम 3 इंस्टीट्यूशंस में हैं, है ना? आप अगर डेमोक्रेसी के पिलर्स को भी देखें, कहते हैं ना, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, जिसमें एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक को प्रेस बोल देते हैं, जो आर्टिकल 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार में फंडामेंटल राइट है, वहीं से आपको प्रेस की भी स्वतंत्रता मिली है। आप जरा समझिए कि अगर ये सब चीजें ना हो तो लोकतंत्र का एक खंभा खतरे में हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे यहां जो व्यवस्थापिका है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो व्यवस्थापिका है, वो कार्यपालिका से अलग नहीं है। हमको हम ही से चुरा लो, पहले संसद बनो, फिर उसी में से मंत्री, प्रधानमंत्री बनो, हमको हम ही से चुरा लो। यानी हम प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, और जहां से आए हैं संसद बन के, वहां का भी रहेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये पढ़ाई तो आपके पास भी पहुंच गई, पढ़ाई पहुंचाने के साथ साथ पढ़ाई मेरे पास भी रही। ऐसे पार्लियामेंट के लोग पार्लियामेंट्रियन, मंत्री होते हुए पार्लियामेंट्रियन भी रहते हैं। दैट इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका या विधायिका में आपस में कोई अलग नहीं है, न्यायपालिका अलग है, ठीक। लेकिन
व्यवस्थापिका का काम है नीति निर्माण करना। और भी संसद को जब हमने पढ़ाया तो आप लोगों को ये आइडिया आया होगा कि आफ्टर ऑल संसद का क्या काम है। जो आर्टिकल 79 में संसद है, वहां से जो यात्रा शुरू होती है वो कहां तक क्या लेके जाती है, कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो हमारे पास है एक व्यवस्थापिका जिसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। हम जुडिशरी एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी को एक्टिविज्म की जरूरत क्या है। जैसे मैं एज ए शिक्षक आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो हमें सक्रिय होने की क्या जरूरत है। व्हाट डू मीन एक्टिविज्म, हमारी सक्रियता का क्या तात्पर्य है। यहां पर सक्रियता का तात्पर्य आमतौर पर अगर सामान्य अर्थों में आप देखें, जनरल एक व्यू आप लें, जैसे कैसे, जब या तो उदासीनता बहुत बढ़ गई हो, अतिरिक्त उदासीनता की स्थिति में सक्रियता का होना लाजमी है। एक सामान्य बातचीत में बोल रहा हूं मैं। या आप सीमाओं का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, आप भी इतने सक्रिय हैं कि आप सीमाओं का भी उल्लंघन कर देते हैं, आप नाफरमानी कर देते हैं, आप गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, और मुझे आपकी गलतियां ठीक करने के लिए ज्यादा सक्रिय रहना पड़ रहा है। कभी देखे होंगे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको जब फैमिली के लोग कहीं लेके जाते हैं तो उस छोटा इतना छोटा है कि उसको लेकर के माँ बाप हर मिनट एक्टिव रहते हैं। कहां गया, इधर ना देखो उधर ना देखो, ऐसे चलता रहता है। या तो आप निहायत उदासीन हैं। जनरली उदासीन से उतना नुकसान नहीं है जितना अतिरिक्त सक्रिय होने से है, अतिरिक्त नाफरमानी कहिए। अगर उस सेंस में थोड़ा सा जनरल बात में समझाएं तो हमारी सरकारें कोई विशेषज्ञ इकाई नहीं होती, हमारी सरकारें सामान्य होती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई आईआईटीएन नहीं है, कोई इसरो में साइंटिस्ट नहीं है, वो एक सामान्य है। और सामान्य व्यक्ति जो है अथॉरिटी पर्सन है, यानी देश की जो मंत्रिपरिषद है वही असल अथॉरिटी है, वास्तविक सत्ता है। लेकिन वास्तविक सत्ता के पास विशेषज्ञता नहीं है, और उसे संविधान की परिपाटी को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। और अपनी निजी आकांक्षाओं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हो सकता है ये संविधान के मानदंडों को इतने सक्रिय हो कि उल्लंघन कर दे। तो क्या बोल रहा है कि न्यायिक सक्रियता क्या है और भारतीय राजनीति के प्रचालन में इसकी भूमिका, भारतीय राजनीति के ऑपरेशन में, प्रचालन में इसकी क्या भूमिका है। आप अगर कोई गलत ऐसे फैसले ले लिए जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया, जो संविधान के मूल ढांचे को ही खतरे में डाल दिया, जो किसी तरीके से संविधान को डेंट करता हो, जो कि सरकार का काम नहीं है, तो न्यायपालिका एक्टिव हो जाएगी इस काम को नहीं करने के लिए। आप समझ गए बात को। तो जो एक्टिविज्म एस्पेक्ट है वो आपके एक प्रकार से कहा जाए अपनी सीमाओं को न समझने के कारण है। जब तक आप अपनी सीमा में हैं तब तक उदासीनता के क्षेत्र में न्यायपालिका भी रहेगी। एक्टिविज्म आता ही है जब आप गड़बड़ी करते हैं। जैसे अद्भुत तरीके से क्लास में
आप संख्या कम हो जाए, रोजाना देर से आने वालों का सिलसिला लगातार बना रहे, तो जो मेरा एक्टिविज्म है वो किसी दिन उभर जाएगा। कभी कभी देखे होंगे, तो ये उसको बोलते हैं एक्टिविज्म। जैसे आप रात को रोजाना 10 बजे पहुंचिए, हफ्ते भर से रोज घूम रहे हैं बाजार, तो जो उदासीनता के क्षेत्र में आपके पिताजी हैं वही चप जाएंगे। क्या है रोज रोज लगाए रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, कहां घूमते रहते हो? दैट इज एक्टिविज्म। यानी जो वास्तविक कार्य आपका है वह है जनहित को सुनिश्चित करना, और आपके कार्यों से अगर जनता का हित संविधान के अनुरूप नहीं है तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाएगा। ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगेगा फिर न्यायपालिका, और न्यायपालिका एक विशेषज्ञ इकाई है। व्यवस्थापिका में भारत का नागरिक हो, लोकसभा में जा रहा हो तो 25 साल, राज्यसभा में जा रहा हो 30 साल की आयु हो। और कुछ सुने हैं? यही तो सुने हैं ना, है ना? और न्यायपालिका में लिखे हैं ना क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट का वकील हो, ना ही तो जज हो, सब सुने हैं कि नहीं? अब कोई हाई कोर्ट का वकील है बिना LLB के तो होगा नहीं, मतलब पढ़ा लिखा है, वो न्याय को समझता है, भारत का नागरिक है और न्याय को समझता है, अनुभव है, वही जज बनता है। तो वह जज जो है एक प्रकार से विधि का विशेषज्ञ है। लेकिन व्यवस्थापिका के लोग विधि विशेषज्ञ नहीं है, कार्यपालिका के लोग विशेषज्ञ नहीं है। हालांकि उनको विशेषज्ञ इकाइयां मिली हुई है, PWD का चीफ इंजीनियर है, उससे राय ले लो, जलकल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, राय ले लो, बिजली कैसे तारों में दौड़ेगी, बहुत सारे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आए हैं, वो तो बताएंगे ही। लेकिन अंतिम फैसला आपका है तो आप ही का माना जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब सामान्य इकाइयां हैं, ये विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञों की सहायता से सब काम करते हैं, बट अंतिम फैसला इनका है, जिम्मेदार यही माने जाते हैं। ठीक है, 3 तलाक का कानून खत्म किया गया, शरीयत में क्या लिखा, क्या होना चाहिए, ये सरकारें थोड़ी पढ़ रही हैं। 370 खत्म किया गया, यह भी विशेषज्ञ लोग सब समझा बुझा करके उसको बाकायदा तैयार किए होंगे, ये है सर, तो ये तो होता है। लेकिन न्यायिक सक्रियता, जब आप गलत तरीके से सक्रिय हैं, जैसे आप ही दफ्तर में कल काम करेंगे, रोजाना आधा घंटा 15 मिनट लेट जाइए, आप ही का जो बॉस होगा वही टिप्पणी कर देगा, अब वो सक्रिय हो गया, इसको बोलते हैं एक्टिविज्म। आपने सुने हैं कि नहीं, वो जो सूचना का अधिकार वालों को क्या बोलते हैं? वो तो अधिकार हो गया, जो इसको अपीलेट को लगाते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट सुने हैं कि नहीं? ना, कौन है सोशल एक्टिविस्ट? इसका क्या मतलब है? जो सामाजिक सक्रियता में शामिल है। और समाज में क्या होता है, गरीब को मजदूरी नहीं मिल रही है, गरीब को घर नहीं मिल रहा, उसको शोषण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सोशल एक्टिविज्म हो जाएगा, एक्टिविस्ट आ जाएंगे। अभी आपने एक केस नहीं सुना था, वो कौन बच्ची को मार दी, अंकिता भंडारी केस था, है ना? अब माना कोई रसूखदार आदमी हो और जान से भी मार दे, यहां वहां हिंद तिन पुलिस दरोगा कर ले, कोर्ट में लड़ना हो पैसा भी कर ले, तो गरीब आदमी को तो न्याय ही नहीं मिलेगा, तो सोशल एक्टिविस्ट आ जाएंगे। निष्क्रियता जहां
इस तरह की मिलेगी कि जहां न्याय खतरे में वहां आ जाएंगे। आप नहीं देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन का जब से एक्ट आया 2005 से, कितने एक्टिविस्ट पैदा हो गए, विसल ब्लोअर जिसको आप बोलते रहे, कितनों की हत्या हो गई इस चक्कर में, क्योंकि अधिकारियों के या अलग अलग सेक्शन में जो है सबके करतूतें खुलती हैं उससे। तो ये एक्टिविज्म से ही तो ये डेवलप हुआ। 90s के टाइम में, 1995 के बीच की बात बता रहा हूं, 95 जुडिशियल एक्टिविज्म निर्मित हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आप गंगा कब साफ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहे कि 2 करोड़ घर दिया आपने, हिसाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को जो वादा किए थे पूरा हुआ, कीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई क्या बात है, आप 10 साल में वेतन आयोग आता है और आप वेतन ऐसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ा देते हैं। कोई पिटीशन ले जाए कि माई बाप राइट टू लाइफ 10% का तो एक नेचुरल ग्रोथ लोग मान के चलते हैं, 10 साल में हम लोगों का हालत यह है कि सैलरी हमारी वहीं वहीं खड़ी मिलती है। हमारा नेचुरल ग्रोथ पर ध्यान दें। हाँ, शरीर कमजोर हो रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं, दवाई में खर्चा हो जाता है सर, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटी बड़ी है, ब्याह शादी में खर्चे हो जाते, और हम सरकार के मुलाजिम हैं और हमारी सैलरी वहीं वहीं रह जाती है, कैसे हम जिएंगे? अगर राइट टू लाइफ में, राइट टू वेज में कहीं ये फिट होता है, एक्टिविस्ट न्यायपालिका बुलाएगा, बोलो आओ बताओ कैसे बनाते हो भाई। इंडियन, ये क्वेश्चन ही है, ये इंडियन पॉलिटिक्स को ऑपरेट करने में, ऑपरेट करना उसको, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। लेकिन पॉलिटिकल लोगों को यह भी समझने की आवश्यकता रहती है कि इस देश में एक संविधान भी है और वो संविधान सबको अधिकार और दायित्व दिया हुआ है, और अगर अपने इंडियन पॉलिटिक्स को ऑपरेट करने में उस संविधान को डेंट करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, तो न्यायपालिका छोड़ेगा नहीं। और न्यायपालिका का एक्टिविज्म अगर देखें, मतलब सक्रियता को सक्रिय रूप से देखें, तो न्यायपालिका स्वयं में सक्रिय नहीं है। न्यायपालिका को यही पॉलिटिकल लोग सक्रिय करते हैं अपने कृत्यों से। आप मुझे बता सकते हैं कि जनता सरकार का विरोध कब करती है? सरकार, जनता तो विरोध करनी नहीं चाहती है, सरकार करवाती है अपनी करतूतों से। अभी दिल्ली में आप ही बता रही हैं, खुद गई भी थी, कि पेंशन बहाल किया जाए। 2004 की नियुक्ति के बाद पेंशन बंद है, ठीक, और बहुत सारे कांग्रेस स्टेट्स ने ये पेंशन के वादे कर करके सत्ता भी पाई हो, है ना, और लोगों को राहत देने का किस्तवार अपना काम भी कर रही होगी। और मेरा ऐसा मत है, आ बैल मुझे मार, सरकार ने पेंशन खत्म करके बड़ी गलती किया, और अब पेंशन को लेकर के जो एक आवाज आ रही है उसको अनसुना करके दूसरी बड़ी गलती करेगी। कांग्रेस को तो भैया उसकी स्थिति ऐसे ऐसे है, तो वो तो जो देना होगा दे पा करके सोचे कि किसी तरह सत्ता में आ जाए। हिमाचल हो, अब राजस्थान में भी कुछ होगा ऐसे, चाहे कर्नाटका हो, कहीं भी मध्य प्रदेश जहां इलेक्शन जीतना है, जहां जीत चुके आए, ये लेके आए हैं कि हम पेंशन देंगे, पेंशन को बहाल करेंगे, और लोगों ने वोट दिया है तभी तो सत्ता में है। आप जरा सोचिए कि पेंशन क्यों बंद की गई, पहला क्वेश्चन, और पेंशन क्यों ना दी जाए, दूसरा क्वेश्चन। सारी उम्र एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, कितना रुपया कमाता है? इस देश में लाखों रुपया रोजाना कमाने वाले भी हैं,
व्यवसाय से, बिजनेस से, सबसे करते हैं अपना। एक आदमी है कि लाख रुपए भी सैलरी नहीं है, महीने भर इंतजार करता है, और 60 साल के बाद वो क्या करेगा, उसके 80 साल 90 साल कब तक जिएगा। और आप ही तो मानसिक और शारीरिक रूप से, भाई रिटायरमेंट की थ्योरी क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से क्षीण व्यक्ति है, ये काम के लायक नहीं है। जब काम के लायक नहीं है तो आपने जवानी तो उसकी आपने ले ली, तो बुढ़ापा किसके सहारे काटेगा? पेंशन उसका अधिकार है, जब तक जिए पेंशन उसका अधिकार है, और आपने उसी में लेप लगा दिया कि नहीं भैया पेंशन नहीं मिलेगा। क्यों भाई? 2004 से पहले जब देश दरिद्र था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आप गरीबी उन्मूलन लाए थे। हाँ, जब देश में 36 करोड़ लोग थे, 18.33% साक्षर थे, और 1989 के लकड़ा वाला कमेटी की रिपोर्ट देखें तो 36.10 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। हालांकि वर्ल्ड बैंक उस समय मानता था 48% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे। आज आप कहानी बताते हैं कि हमारे यहां गरीब है ही नहीं, भूखमरी बिल्कुल नहीं है, हमारी स्थिति तरोताजा, हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो ये सरकारी कुछ कर्मचारियों को पेंशन देने में क्या दिक्कत है आपको? आपकी अमीरी दिखेगी कहां? आप तो वो पिता हैं कि जो कहते हैं हमारे अकाउंट में अरबों रुपया है, और बच्चा एक खुद पैंट शर्ट मांग रहा है, आप उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था का बड़ा लाभ जनता को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी परिस्थितियां थी 2004 की पेंशन बंद करने की, मैं जानता हूं परिस्थितियां क्या हूं, लंबा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा करनी पड़ेगी उसकी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि आप पेंशन दीजिए, और आंदोलन की कोई जरूरत नहीं। आराम से सरकार को वहीं से ऑर्डर रिलीज कर देना चाहिए कि चिंता की कोई बात नहीं, अब सबको पेंशन मिलेगा। अब कई रुपया मिलता है यार, रिटायर्ड होते होते जो पाओगे उसी का औसत पे पेंशन मिलती है। हाँ, तो जो आपका पूरा फिनोमेना है, आप इकोनॉमिकली सोचो ना, क्या दिक्कत है? जिससे टैक्स लेते हो, जीएसटी लेते हो, जिसके रोटी पे टैक्स है, जिसके चलने फिरने पे टैक्स है, जिसके घर में सांस लेने से टैक्स है, हाँ, सब पे टैक्स लेते हो, तो बुढ़ापे में जब वो अपनी जवानी गला करके 60-65 की उम्र में पहुंच गया, तो उसको इतना पैसा दे दो कम से कम रोटी पानी तो अपना कर सके। सरकार को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती ये बात। और कांग्रेस की सरकारें ऐसा कैसे कर ले रही हैं? चलो मानते हैं वो सत्ता के लालच में ऐसा कर रही हैं, लेकिन 5 साल तो उनको भी सरकार चलाना, पेंशन देंगे ना, वो कौन से खजाने से पैसे लाएंगे भाई? तो अब क्या हुआ कि जितने सर्विस धारक हैं वो क्या हो गए, एक्टिविस्ट में एक्टिव हो गए ना। दिल्ली चलो, रामलीला मैदान में इकट्ठे हो, ये सब क्यों किया? एक्टिविस्ट अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं, सक्रिय हैं। भाई ये तो परंपरा ही रही है। भगत सिंह ने ही कहा था कि गूंगे बहरे सरकारों को बम से जगाना पड़ता है भाई, और असेंबली में उन्होंने बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, उन्होंने कहा था कि गूंगे बहरों को थोड़ा बात सुनाने के लिए ना थोड़ा आवाज करनी पड़ती है, और वो लोग चाहते थे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी दिया। वो तो लाहौर वाला केस खुल गया, मामला यहां गड़बड़ हो गया। नहीं, असेंबली में बम फेंकने का कोई था ही नहीं कुछ उनका, न कोई हताहत हुआ न कुछ हुआ। फिर ऐसी जगह उन्होंने फेंका कि किसी को दिक्कत ना हो। वो तो सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते थे। तो आज भी गूंगी बहरी सरकारें होती हैं और सक्रिय लोग उनको अपनी आवाज सुनाते हैं। ये तो परंपरा कहीं गई थोड़ी है। चोला बदल जाता है, क्रूरता तो बनी ही रहती है। कपड़े बदल लो, दिमाग और मन बदलने की जरूरत है। क्रूरता अगर है तो दिमाग और मन नहीं बदलेंगे तो जाएगी नहीं। सरकारें बच्चा सरकारें ही होती हैं, किसी की भी सरकार हो। सरकार का अपना रुआब होता है, सरकार का अपनी अदावत होती है, सरकार की अपनी अदा होती है, अपनी कला होती है। सरकार जो करते हुए दिखाती है, असल में वो करती नहीं है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी जी कहते थे कि बड़ी सरकारें आगाह किए थे कि बड़ी सरकारें मत देना, मजबूत और मोटी सरकारें मत बना देना, क्योंकि ऐसी सरकारें जो करते हुए दिखाती हैं वो करती नहीं है। क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए तो समझ गए थे कि हमारे देश के लोग निहायत भोले हैं, जातियों में, धर्मों में, छोटे छोटे रीति रिवाजों में इतने बटे हुए हैं कि इनको कोई भी बहा ले जाएगा। आगाह करके गए थे और आज भी हो रहा है वो, ऐसा नहीं है। देखो, सरकार का मतलब है एक अच्छी आदत, एक अच्छी कला, निपुणता, अच्छा दिखाने का, बट जरूरत पड़ने पर करने का नहीं।